नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जिसमें आपको मिलती है खबरों के पीछे की असल खबर। और चलिए आज डिकोड की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की उस खबर से, जिसकी केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देश भर में चर्चा हुई और 24 घंटे से बस एक ये टॉपिक है जिस पर बहस छिड़ी। आखिरकार क्यों सिंहदेव को चुनाव के चंद महीनों पहले उप मुख्यमंत्री बनाया? डिप्टी सीएम बनाकर एक फैसले से कई बातों को साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया, ऐसा कई जानकार मानते हैं। तो बीजेपी कहती है उनको झुंझुना पकड़ाया। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिकोड करेंगे। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद कल देर रात टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद जब वो आज रायपुर लौटे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश से मुलाकात की और साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। हाईकमांड ने अगर कुछ नाम जोड़ के एक जवाबदारी दी है तो वो ये चाहते हैं कि आप और कुछ करिए, और जिम्मेदारी उनने एक तरह से दी है और मैं उनको निराश ना करूं, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह समेत पर तंज कसा और कहा कि उन्हें 4 महीने का सीएम बनाकर अपमान किया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल से चल रहे किंवदंती का पटाक्षेप तो कर लिया, जिसमें रह रहकर ये बात उठती थी कि टीएस बाबा को बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी। लेकिन इससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। तो जैसा आप भी सुन रहे होंगे, हर जगह बस यही सवाल कि 4 महीने के लिए टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस को आखिर मिला क्या? चलिए जरा इस बात को डिकोड करते हैं। दरअसल इस फैसले से कांग्रेस को क्या मिला, इसे ऐसे ना देखकर ऐसे समझा जा सकता है कि ऐसा करके कांग्रेस ने क्या क्या बचा लिया। 2018 में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब से 2.5 साल के कथित फॉर्मूले ने कई बार सियासी सुर्खियां बटोरी, कई बार बहस छिड़ी, कई बार और ऐसी कई सारी तस्वीरें दिखी जिनको लेकर विपक्ष को मौका मिल गया। कभी खबर आई कि जिम्मेदारी मिल सकती है, कभी खबर आई सिंहदेव नाराज हो गए। हाल ही में अंबिकापुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें टीएस बाबा ने मंच पे और बाहर भी कहा कि उनको सभी दलों से खुले ऑफर मिले हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, भले ही घर बैठ जाए। सिंहदेव को सरकार में अब ये नई और बड़ी जिम्मेदारी देकर उनको साथ रखने, उनके कार्यकर्ताओं को साधने का, लड़ने का एक बल मिला है। ऐसा करके टीएस बाबा को उनकी निष्ठा, धैर्य का और उनसे वायदा करने वाले नेता को अपने वायदे को पूरा कर लेने का संतोष और बल मिल गया। इसके अलावा हालिया दौर में बस्तर सरगुजा संभाग में जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, वहां कांग्रेस में असंतोष सिर फुटौल से वहां की 14 सीटों पर जो संकट हो सकता था, उस पर कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ी है। आप इसे डैमेज कंट्रोल कहें या इसे रणनीति कहें, ये वक्त तय करेगा। अंतिम बात, कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के छापों का माहौल बन रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, उससे आगे प्रदेश में कोई बड़ा डेंट या डैमेज ना हो, उसे लेकर पार्टी ने एहतियातन बैकअप लाइन तैयार करने की कोशिश की। लेकिन इनमें से तमाम तथ्यों पर कांग्रेस पार्टी खुलकर मंच पर यह कह रही है कि यह केवल 23 की तैयारी है और इसमें विपक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि जब दोनों नेता राजी, साथ काम कराने वाली पार्टी तैयार, उनके कार्यकर्ता मनोबल बढ़ाकर काम करें, तो फिर विपक्ष को क्या दिक्कत। एक और मुद्दे पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष भी चुप नहीं बैठा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम शीर्ष और दिग्गज नेताओं के दौरे सेट हो गए। आने वाले 7 से 8 दिनों में आप बीजेपी के टॉप मोस्ट 3 नेताओं को छत्तीसगढ़ दौरे पर देखेंगे। 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए अब 4 महीने से भी कम का वक्त है और बीजेपी ने इसकी तैयारी के लिए कमर कसना भी शुरू कर दिया है। 30 जून से 7 जुलाई के बीच बीजेपी के टॉप 3 नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो बिलासपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो 1 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर आ सकते हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे। तो 7 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री मोदी रायपुर और भिलाई के दौरे पर आ सकते हैं।
जहां पर वो भिलाई में IIT का उद्घाटन भी कर सकते हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल कोविड काल में देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2023 का चुनाव 24 के नजरिए से एक लिटमस टेस्ट ही है, जिससे बीजेपी को छत्तीसगढ़ की सियासी तासीर समझने में आसानी होगी। तो 7 से 8 दिनों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के टॉप नेताओं के धुआंधार दौरे हैं और इनमें प्रधानमंत्री भी संभावित तौर पर शामिल दिखते हैं। इन सब के पीछे दरअसल बीजेपी की मंशा क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात है कि छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जहां फिलहाल बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। ऐसे में सभी फैसले और रणनीति केंद्रीय नेतृत्व ही तय कर रहा है। दूसरा, बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाली, और इसकी झलक पिछले दिनों दुर्ग पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी अपने भाषणों में दे चुके हैं। इसलिए भी बीजेपी अपने सभी बड़े चेहरों को अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतार रही है। तीसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास सीएम भूपेश जैसा एक दमदार छत्तीसगढ़िया अस्मिता से जुड़ा चेहरा है। कल ही कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर जो जय वीरों का बॉन्ड है उसको मजबूत किया है और इस मजबूत जोड़ी को एक तरह से विपक्ष के सामने खड़ा कर दिया। एक दिखाने का बंदोबस्त किया है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर लिया है। ऐसे में उनके काउंटर के लिए भी अब बीजेपी अपने दिग्गजों के सहारे। अंतिम बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास फिलहाल 71 सीटें हैं और ऐसे में बिना कार्यकर्ताओं के कैडर बेस पार्टी बीजेपी भला चुनाव कैसे जीतेगी। और ये बात तब और इम्पोर्टेंट हो जाती है जबकि पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज बताए गए थे। स्थानीय नेताओं के प्रति उनकी नाराजगी गाहे बगाए केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है। अब देखते हैं कि क्या इन केंद्रीय नेताओं का आना उत्साह और उत्साह के साथ साथ जो यहाँ की एक मजबूत कांग्रेस की टीम है उसका तोड़ है और कितना तोड़ पाएगी, कितना अपने पाले में लोगों को ला पाएगी, ये भी देखना होगा। इधर दिल्ली में 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है जिसमें कई तरह के संकेत मिले हैं और पॉलिटिकल उथल-पुथल हो सकती है। इसमें मोदी कैबिनेट के बड़े फेरबदल की संभावना देखी जा रही। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर ये क्या हो सकता है, उसके मायने क्या हैं, इसे डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में मंत्रिपरिषद में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 जून को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने एक बैठक की थी, जिसके बाद से मंत्रिमंडल में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिरी बार मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव जुलाई 2021 में हुई थी। 2023 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और 24 में आम चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, यानी 4 राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है। जाहिर है इन राज्यों में जोर लगाने के लिए बीजेपी को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी शाह की जोड़ी का अब तक निर्णय लेने का जो अंदाज देश में दिखा है उससे एक बात तो तय है कि इसमें कई सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं और कई सारे रोड मैप्स इसके भीतर छिपे हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मोदी कैबिनेट की बैठक और बदलाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं फिलहाल उनको जरा डिकोड कर लें। पहली बात यह कि 2024 में आम चुनाव होने और इसके लिए पार्टी बिगुल फूंक चुकी है। भोपाल में प्रधानमंत्री की तेवर एकदम क्लियर है कि 24 पर सीधी नजर। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार ये कयास हैं कि सरकार में युवाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, उम्र दराज मंत्रियों को या तो पदमुक्त करेंगे या किन्हीं अन्य जिम्मेदारियों में दिखेंगे। आने वाली पंक्ति तैयार हो पाए ये बीजेपी का फोकस भी रहा है और ये उनका एक तरह का कमिटमेंट है अपने यहाँ नेताओं से। बीजेपी को एक नई टीम तैयार करने में मदद मिलेगी ऐसा माना जा रहा है इस एक कदम से, और इसका सीधा लाभ 24 आम चुनाव में होगा, ये पार्टी मानकर चले। इस साल 2023 में 5 राज्यों के चुनाव हैं। 4 राज्यों में 3 में कांग्रेस है और 1 राज्य में क्षेत्रीय दल की सरकार है, यानी ये 5 बीजेपी के हाथ से बाहर फिलहाल है। बीजेपी को उन राज्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी नई रणनीति और समीकरण बनाने हैं केंद्र में।
परफॉर्मेंस के आधार पर भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आखिरी बार मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव 2021 में हुआ था। 2 साल तकरीबन इसको हो चुके हैं। अब मंत्रिमंडल के परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन, डिमोशन या उलटफेर अगर होता है तो इसमें हैरत तो नहीं होगी, लेकिन क्या गणित इसमें लगाया जाता है, क्या फॉर्मूला इसमें बीजेपी सेट करती है, इस पर न केवल बीजेपी के नेताओं की इस वक्त धड़कनें बढ़ी हैं, बल्कि नजर कांग्रेस और समूचे विपक्ष की भी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सारी दुनिया देख रही है कि डबल इंजन की सरकार जहां चल रही थी वहां ऐसा हाल क्यों। इस पर विपक्ष भी अब पूरा आगे आकर के फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहा है, आरोप लगा रहा है केंद्र पर। मुद्दा है पूर्वोत्तर का, मणिपुर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर के इंफाल पहुंचे, जहां वो रिलीफ कैंप जाना चाहते थे, लेकिन पहले काफिले को सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया, फिर सरकारी हेलीकॉप्टर से चूरा चांद पर पहुंचाया गया। रिपोर्ट देख लें पहले क्या हुआ, फिर डिकोड करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिन के मणिपुर दौरे पर इंफाल पहुंचे, लेकिन मणिपुर के विष्णुपुर के पास उनके काफिले को मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। मणिपुर पुलिस का दावा है कि इलाके में हिंसा हो रही है, इसीलिए सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें रोका गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करना है और सिविल सोसाइटी के नेताओं से मुलाकात भी करनी है। वे कल यानी 30 जून तक मणिपुर में रहेंगे। इधर मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है। आगजनी की 5000 से ज्यादा घटनाएं भी हो चुकी हैं। हिंसा के चलते राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। 65,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि उपद्रवी मणिपुर के थानों से हथियारों को लूटकर बेच रहे हैं। तो मणिपुर हिंसा को लेकर सारा देश भी हैरान है कि आखिर वहां 2 समुदायों के बीच में लगी आग को सरकार बुझा क्यों नहीं पा रही। और बड़ी हैरत की बात यह कि जहां केंद्र में और राज्य में एक जैसी सरकारें हों, जहां दमदार देश के गृह मंत्री हुए आए हों, वहां आखिर रोक क्यों नहीं रही। तो मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे माहौल को जरा डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि मणिपुर हिंसा बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और उसके स्लोगन पर एक बहुत गहरा आघात लगाती है। अब इस पर खुलकर विपक्ष कहने लगा है, इस पर खुलकर लोग लिखने लगे। दरअसल बीजेपी लगातार ये दावा करती आई कि नॉर्थ ईस्ट बीजेपी की प्रायोरिटी में रहा, जबकि बीती सरकारों ने उसे केवल वोट बैंक माना। वहां किसी तरह की हिंसा या इस तरह की हिंसा कम से कम पिछला इतिहास नहीं, लेकिन अब जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। मोदी सरकार के सबसे पावरफुल और नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य माने जाते हैं पार्टी के संगठन के, वो मणिपुर मामले को स्वयं देख रहे हैं। और जैसे ही विदेश दौरे से लौटे थे प्रधानमंत्री स्वयं बता चुके हैं कि वहां चल क्या रहा, हो क्या रहा है। अमित शाह ने 4 दिन मणिपुर में बिताए हैं, जबकि उनका एक दौरा काफी माना जाता था, दावा था, लेकिन बावजूद इसके मणिपुर के हालात सुधरे नहीं। ये सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार की एक नाकामी के तौर के ऊपर देखा भी जा रहा है और इसे और पुरजोर तरीके से जनता के बीच अब विपक्ष ले जाएगा, कांग्रेस ले जाएगी। इसकी शुरुआत आज हमने देखी है। पूर्वोत्तर में कमजोर हो चुकी कांग्रेस के पास में कमबैक का नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 6 में कांग्रेस की फिलहाल जो स्थिति है उसमें इससे बेहतर मौका क्या होगा। किसी भी राज्य में कांग्रेस फिलहाल सत्ता में वहां नहीं है। अधिकतर क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हैं। इधर कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे पर खुद को आगे ला करके पूर्वोत्तर की राजनीति में अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सकती है। दूसरी बात, बढ़त लेने का मौका भी बना सकती है अगर वो अपनी प्लानिंग को ढंग से कामयाब कर पाए। और इधर हालात संभालने में वाकई अगर यह असफलता का दौर चलता रहे तो मणिपुर में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग अगर की जाती है तो फिर जाहिर तौर पर किरकिरी बीजेपी की भी होगी और केंद्र की इसमें आंखें नीची होंगी। सरकार चलाने के उसके तरीके की आलोचना होगी। कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन बढ़त वो ले सकती इतना तय। साल 1993 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने मणिपुर में हिंसा के बाद अपनी कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने का फैसला किया था। इसे बताकर कांग्रेस नीति सम्मत होने का उदाहरण दे भी रही है और इसी बात को वो प्रचारित भी कर रही है कि अगर कोई चीज संभल नहीं रही तो उसको बदलने में, उसे रोकने में कड़े कदम कांग्रेस उठाती है। संविधान बचना चाहिए, शांति प्रायोरिटी है, खुद राहुल गांधी आज कह चुके हैं। तो ये तंज तो है, लेकिन अब इसका हल कहां है। पॉलिटिक्स से अलग हटके शांति बनेगी कैसे, ये भी सोचना पड़ेगा। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर कभी बाकी के दल बीजेपी से सहमत हो नहीं पाए।
मुद्दा है सावरकर का, जिनको लेकर के फिर संग्राम छिड़ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सावरकर को स्कूली सिलेबस में जोड़ने की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब इस पर अमल शुरू हो रहा है। जैसे ही बात सामने आई, इस पर सियासी बयान चल पड़े हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। देश में हाल के दिनों में सावरकर पर सियासी बहस तेज हो गई है और इसी कड़ी में बड़ा ऐलान एमपी सरकार ने किया है। एमपी के स्कूलों में अब वीर सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की आजादी में सावरकर का बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को इतिहास की किताबों में जगह देने की बजाय विदेशी आक्रांताओं को महान बताया है। हम देश के सभी महापुरुषों के जीवन को पढ़ाने के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की ज्ञान परंपरा को भी पढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ा है और उसमें सावरकर जी भी है, इसलिए सावरकर जी को भी हम पढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। बीजेपी सिर्फ लोगों पर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। सावरकर की कहीं कोई भी पृष्ठभूमि में हमने जो आज तक पढ़ा, उनके खुद के पत्र पढ़े हैं, जिसपे अनेक बार पत्र सोशल मीडिया पे आ चुके हैं जो अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी है। और ऐसे व्यक्ति का इतिहास में जोड़ना ये शर्मनाक है और फ्रीडम फाइटर्स की तौहीन। राहुल गांधी लगातार संसद से लेकर सड़क तक सावरकर को अंग्रेज परस्त बताकर एक लकीर तो खींच ही चुके हैं और बीजेपी चुनाव से पहले फिर से इस मुद्दे को उठाकर ये इशारा भी दे चुकी है कि वो न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 का चुनाव भी हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। तो मुद्दा नया नहीं है, बल्कि मुद्दा ना कह के इसको एजेंडा कहें तो एजेंडा नया तो नहीं है, लेकिन इस पर अब क्यों आगे बढ़ा जा रहा है, इस पर इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अब क्यों आ रहे हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात, चुनाव से ठीक पहले सावरकर को सिलेबस में शामिल करके यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 पर बात ही नहीं कर रही, बल्कि हार्डकोर हिंदुत्व को छोड़ने नहीं वाली। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में जो हुंकार भरी, इसमें यूसीसी का जिक्र जोड़ा, विपक्ष को इस पर जमकर घेरा, संकेत दे दिया कि बहुसंख्यक आबादी को साधने वाले मुद्दे अब सबसे आगे होंगे, सामने होंगे। अब बच्चों को सावरकर का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा एक बार फिर क्लियर कर रही है कि वो हिंदुत्व को पकड़ चलेगी। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाली कांग्रेस को वाकई ये फंसाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इस पर अगर वो कुछ एंटी बोलती है तो इसका कहीं नुकसान ना हो जाए। माथे पर चंदन और गले में रुद्राक्ष ली राहुल गांधी के मंदिर जाने की तस्वीर, इसको लेकर बीजेपी बार बार कटाक्ष पहले ही करती है। अब कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो उसका स्वरूप है, जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ रही है, इस मुद्दे पर सावरकर को हिंदू अस्मिता से जोड़कर बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की, क्योंकि सावरकर हमेशा राहुल कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं, फिर चाहे वो संसद हो, सभा हो या कोई और मंच हो। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा सावरकर को किस अंदाज में कांग्रेस ने और स्वयं राहुल गांधी ने कहा था, देखा था, बताया था। क्या मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दों को पछाड़कर अब राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये सवाल भी बार बार उठा। 4 महीने से कम का वक्त जब बचा है, तब बीजेपी अपनी योजनाओं, अपने विकास, अपने प्रदेश के मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रवाद के मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर आगे बढ़ती है, उस पर अगर बहस छेड़ती है, तो वाकई एक सवाल उठ जाता है कि क्या 24 की तैयारी में 23 के असल और प्रादेशिक मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मसले पर किस करवट ऊंट बैठेगा और किस करवट कांग्रेस इसका जवाब ला पाएगी, या इस पूरे मुद्दे में शांति छा जाएगी, देखना होगा। एक और अहम मुद्दा, मध्य प्रदेश में हिंदुओं को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने पर सियासत शुरू हो गई। विपक्षी दल मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के लोगों को भी अब हवाई यात्रा कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार को भी इस पर संभल कर जवाब देना पड़ रहा है। हिंदुओं को हवाई यात्रा कराने के बाद एमपी सरकार से बाकी धर्म के लोग भी इसी तरह की मांग कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों संस्कृति और धर्मस्व विभाग ने रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें चयनित 172 प्रतिभागियों को फ्लाइट से अयोध्या दर्शन कराया गया। सरकार की ये कवायद अब विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के लोगों को भी मुफ्त हवाई यात्रा कराने की मांग कर रहा है। उषा ठाकुर जी किसी एक वर्ग की मंत्री नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की मंत्री हैं। किसी एक वर्ग के लोगों को लेके जाना हवाई यात्रा पे और दूसरे वर्ग के लोगों का ये सोचना कि उनको छोड़ दिया गया है, तो ये चिंता का विषय है। सबको सबके काम करना उनका काम है। हम मांग करते हैं कि कम से कम हमारी एमआईएम मांग करती है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस प्रतियोगिता में लाया जाए और इनके लोगों को भी मक्का मदीना से लेकर जहां भी ये भी जियारत करना चाहते, जाना चाहते हैं, इनको भी भेजा जाए।
इस पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विपक्षी दलों की मांग पर विचार करने की बात कही है। देखना होगा कि क्या हवाई यात्रा का फायदा दूसरे धर्मों को भी मिल सकेगा। चलिए अब जरा इस तरह की पॉलिटिक्स को भी समझें। AIMIM ने 2 दिन में दोनों दलों को चित करने वाली बात की है। एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेता को चिट्ठी लिखी और अब बीजेपी के सामने, सरकार के सामने यह मंशा रख दी। शिवराज सरकार ने हिंदू धर्म के लोगों को मुफ्त हवाई यात्रा कराई, इस पर सियासत शुरू हो गई। चलिए इसको डिकोड कर रहे हैं। विपक्षी दलों को सियासत का अवसर यहीं से मिला। पहली बात, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश इस पूरे मांग में दिखती है। ऐसी मांग कर कांग्रेस और AIMIM खुद को मुस्लिम वर्ग का असल हितैषी बताने में पीछे रहना नहीं चाहती। भोपाल में पीएम मोदी के बयान के बाद मुस्लिम वर्ग के नेता बैकफुट पर थे। पीएम मोदी मुस्लिम वर्ग के बड़े नेताओं को आड़े हाथों ले चुके थे। मुस्लिम वर्ग के पिछड़ने के लिए कांग्रेस को और ऐसे ही राजनीतिक दलों को वो जिम्मेदार मानते रहे। धर्मनिरपेक्ष वाली छवि बरकरार रखने की कोशिश इसमें दिखाई पड़ती है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि कायम रखना चाहती है। सरकार को मुस्लिम विरोधी जताने का भी एक तरीका हो सकता है कि आप अगर इस तरह की मांग रखते हैं जिसमें समर्थन साथ या हामी होना बड़ी दिक्कत की बात है, तो अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में सरकार के ऊपर वो टैग, बीजेपी के ऊपर वो टैग कि वो दरअसल केवल एक बहुसंख्यक विशेष की, वर्ग विशेष की राजनीति करती है या एक वर्ग विशेष को दरकिनार करती है, ये आरोप सत्य पाए जाते हैं। अब देखना होगा कि इस पर समझदारी से बीजेपी या सरकार क्या मूव लेती। आज के डिकोड में बस इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप IBS 24 देखते रहें। परिवार का अपना अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।